ईस्ट इंडिया कंपनी, यह नाम हमारे देश का बच्चा बच्चा पहचानता है। यह नाम है उस कंपनी का जिसने भारत पर 200 सालों तक राज किया। यह नाम है उस कंपनी का जिसने जब भारत में अपना पहला कदम रखा था उस समय भारत की जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा थी। लेकिन जब यह कंपनी भारत छोड़कर गई तो उस समय भारत की जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी का 4% हिस्सा भी नहीं बची थी। सिर्फ इतना ही नहीं, यह कंपनी भारत में हुई हजारों लाखों लोगों की मृत्यु की अकेली वजह बनी। हाल ही में हुई एक रिसर्च में यह पाया गया कि इस कंपनी ने भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर चुराए हैं, चाहे वह पैसे के रूप में कहें या कीमती चीजों के रूप में। 45 ट्रिलियन डॉलर, यह नंबर इतना विशाल है कि यूएसए और चाइना की जीडीपी मिलाकर भी इस नंबर के आसपास भी पहुंचा नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि यह नंबर यूनाइटेड किंगडम की आज की जीडीपी का भी करीब 17 गुना है। इस कंपनी ने भारत को एक अमीर देश से एक गरीब देश में बदल दिया था, वो भी सिर्फ 200 सालों में। लेकिन इन सब चीजों की शुरुआत हुई कहाँ से? यह कंपनी कैसे बनी? यह कंपनी भारत ही क्यों आई? और इन सबसे इंटरेस्टिंग बात, यह कंपनी आज कहाँ है? इन सब चीजों को समझने के लिए हम सब कुछ शुरू से स्टार्ट करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1600 में, जब ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पैसे जोड़कर एक कंपनी खोलने का प्रयास किया, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद उन सभी व्यापारियों ने मिलकर क्वीन एलिजाबेथ से भारत में मसालों का व्यापार करने की परमिशन मांगी। परमिशन मिलने के तुरंत बाद ब्रिटिशर्स ने सीधा रुख किया भारत का, जहां पर उस समय ज्यादातर हिस्सों पर मुगलों का ही राज था। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने भारत आते ही सबसे पहले उस समय के मुगल शासक जहांगीर के दरबार में हाजिरी लगाई और उनसे यह परमिशन मांगी कि उन्हें व्यापार करने के लिए भारत में फैक्ट्रियां खोलने दी जाएं। लेकिन शुरुआत में जहांगीर ने मना कर दिया, क्योंकि मसालों की खरीदी या बिक्री अंग्रेजों के आने से भी काफी पहले से डच और पोर्चुगीज कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज लोगों को अपनी बातों में फंसाने में माहिर थे और उन्होंने जहांगीर को तरह तरह के तोहफे देकर मना लिया, जिसके बाद अंग्रेज एक एक करके सूरत, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और पटना जैसी जगहों पर अपनी फैक्ट्रीज बनाते चले गए। इन फैक्ट्रीज की वजह से भारत के व्यापारी इनकी तरफ आकर्षित होने लगे। अब दूर दूर से लोग आकर इन फैक्ट्रियों के आसपास बसने लग रहे थे और इन फैक्ट्रियों के आसपास छोटे छोटे शहर बनने चालू हो गए थे। यह सब देखकर अंग्रेजों की भूख बढ़ने लगी। अब वह सिर्फ व्यापार का ही नहीं सोच रहे थे, बल्कि उनके मन में सत्ता के प्रति भी रुचि बढ़ती जा रही थी। उन्हें ये लगने लग गया था कि अगर इस देश की सत्ता भी हथिया ली जाए तो और भी मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी लालच की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1686 में उस समय के मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ जंग छेड़ दी। लेकिन उस जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंह की खानी पड़ी और औरंगजेब की सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरीके से हरा दिया। इस असफल प्रयास के बाद अंग्रेज औरंगजेब से माफी मांगते हैं और यह वादा करते हैं कि वह ऐसी भूल दोबारा कभी नहीं करेंगे। औरंगजेब व्यापार के लालच में उन्हें छोटा सा जुर्माना लगाकर माफ कर देता है। इस भूल से अंग्रेजों ने भारत में अपनी रणनीति पूरी तरीके से बदल दी। हालांकि भारत की सत्ता पाने की लालसा अभी भी उनके मन से गई नहीं थी, लेकिन अब वह चाणक्य की चौथी रणनीति भेद को अपनाने जा रहे थे, जिसे डिवाइड एंड रूल भी कहा जाता है। अब अंग्रेज इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को पूरे देश में लागू करना चालू कर देते हैं। भारत के हर छोटे बड़े राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर देते हैं। अंग्रेजों का सबसे पहला शिकार बनता है बंगाल, जहां उस समय के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जफर को राजगद्दी का लालच देकर अंग्रेजों ने पलासी के युद्ध में, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ था, उसे आसानी से जीत लिया और मीर जफर को अपनी कठपुतली बनाकर उसे वहां का राजा घोषित कर दिया। पलासी में हुए इस युद्ध ने भारत पे अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले राज की पहली ईंट रख दी थी, क्योंकि इस युद्ध में जीतने के बाद बंगाल अंग्रेजों की मुट्ठी में था। इसका मतलब यह था कि वह बंगाल में अब टैक्स वसूली कर सकते हैं और उन्हें चाहिए भी तो सिर्फ पैसा ही था। बढ़ते समय के साथ साथ भारत में अब धीरे धीरे मुगलों का शासन कमजोर होता जा रहा था और मराठाओं का आधिपत्य भारत पर बढ़ता जा रहा था। इसी बीच
बंगाल को जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी सेना भी बन चुकी थी। अब विदेश से आई एक प्राइवेट कंपनी के पास अपनी सेना थी और इसी सेना के दम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में एक और लड़ाई लड़ी जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में भी विजय पाने के बाद अब बिहार और उड़ीसा पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही राज हो गया था। इसका सीधा मतलब यही था कि और ज्यादा मुनाफा और सेना में भी बढ़ोतरी। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अलग अलग राज्यों को एक के बाद एक जीतती जा रही थी। वहीं इसी बीच मराठाओं में सम्राट बनने की होड़ लग चुकी थी, जिसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने सिंधियाज, होलकर, भोंसले और गायकवाड्स इन सब के बीच में एक दूसरे के खिलाफ फूट पड़वाकर किसी पर जीत हासिल करी और किसी को अपने साथ मिला लिया, जिसके बाद भारत में सिर्फ 2 और बड़े शासक बचे थे, हैदराबाद के निजाम और मैसूर के टीपू सुल्तान, जिसमें हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों से हाथ मिलाना उचित समझा, लेकिन मैसूर के टीपू सुल्तान को अब भी हराना बाकी था। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना इतनी विशाल हो चुकी थी कि उसका सामना करना किसी के भी बस का नहीं था। लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े, जिसमें चौथे युद्ध में, जो कि 1799 को लड़ा गया था, वह वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने समस्त भारत पर अपना राज स्थापित कर लिया। अब भारत में मुगलों का शासन बिल्कुल खत्म हो चुका था और आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को भी बंदी बनाकर रंगून भेज दिया जाता है और बहादुर शाह जफर की हर संतान की भी हत्या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कर दी जाती है। और जिस जगह पर यह हुआ उसे खूनी दरवाजा कहा जाता है, जो कि दिल्ली में ही स्थित है। अब चालू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वर्णिम दौर। अब यह कंपनी पूरे भारत से टैक्स वसूल रही थी। भारत से सामान सस्ते दामों पर खरीदकर ब्रिटेन में महंगे दामों पर बेच रही थी और ब्रिटेन का सस्ता माल भारत में लाकर महंगे दामों पर बेच रही थी। भारत के ही लोगों से टैक्स वसूल रही थी ताकि रेलवे बना सके और उसी रेलवे का यूज करके भारत से कीमती चीजें चुराकर अपने देश ले जा रही थी। उस समय दुनिया भर का 50% व्यापार सिर्फ अकेली यही कंपनी कर रही थी। यही एक ऐसी प्राइवेट कंपनी थी जिसके पास 2,60,000 की संख्या जितनी सेना थी, जो कि आज के ब्रिटेन की अपनी सेना से भी दुगनी बड़ी थी। हालांकि इस सेना में 80% से ज्यादा लोग भारतीय ही थे, लेकिन इसी सेना के बल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आए डच, स्पेनिश और पोर्चुगीज व्यापारियों को, जो कि एक समय पर उनके कंपटीशन हुआ करते थे, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। यही नहीं बल्कि इस प्राइवेट कंपनी के पास अपने खुफिया जासूस भी थे। लोग आज गूगल या एप्पल को एक शक्तिशाली कंपनी कहते हैं, लेकिन असल में ईस्ट इंडिया कंपनी इतिहास की सबसे शक्तिशाली कंपनी मानी जाती है। लेकिन एक के बाद एक जीत हासिल करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अच्छे तरीके से शासन कर रही थी। जब 1770 में बंगाल में भयानक सूखा पड़ा तो कंपनी के अंदरूनी भ्रष्टाचार के कारण कंपनी को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद बात यहाँ तक पहुँच गई कि कहीं कंपनी दिवालिया ना हो जाए। लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार ने अपना हस्तक्षेप करके कंपनी को 1 मिलियन पाउंड की सहायता दी, जिसके बाद सरकार ने कंपनी पर अपनी नज़र बना ली और 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी ही आर्मी ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये वही आर्मी है जिसमें 80% से ज़्यादा भारतीय लोग थे। और फिर 1858 आते आते ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को पूरी तरह अपना बना लिया और आने वाले 90 सालों तक भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज रहा, जिसे ब्रिटिश राज भी कहा जाता है। और 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश राज से पूरी तरीके से मुक्त हो गया। अब समय का पहिया घूमता है और हम आ जाते हैं सीधा 2003 में, जहां संजीव मेहता, जो कि एक इंडियन बिजनेसमैन है, वह 2003 में ईस्ट इंडिया कंपनी का 21% शेयर खरीद चुके हैं, जो कि 2005 आते आते इस पूरी कंपनी के मालिक बन जाते हैं। आज संजीव मेहता के पास ना सिर्फ यह कंपनी है, बल्कि वह सारी चीज़ें भी हैं जो कि इस कंपनी ने भारत से चुराकर म्यूजियम्स में रखी हैं।
संजीव मेहता की यह ईस्ट इंडिया कंपनी आज एक लग्जरी ब्रांड है जो कि चाय, कॉफी, चॉकलेट्स या खाने की चीजों को बेचती है। तो आखिर में समय का चक्र ऐसा घूमा कि जिस कंपनी ने पूरे भारत और भारतीयों पर राज किया, आज एक भारतीय ही उस कंपनी पर राज कर रहा है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आपके लिए एक बोनस फैक्ट है कि आप जानते हैं कि एक ब्रिटिश कंपनी ने 2014 में ब्रिटेन में एक सर्वे किया। सर्वे में ब्रिटेन के लोगों से यह पूछा गया कि भारत में जो भी ब्रिटिशर्स ने किया वो उनके हिसाब से सही था या गलत। तो करीब 2/3 लोगों का यह जवाब रहा कि उन्हें गर्व है जो भी ब्रिटिशर्स ने भारत में किया उससे। उनका यह मानना है कि ब्रिटिशर्स ने भारत का भला ही किया है, ना कि कोई नुकसान। तो जिस देश के लोगों को ये भी नहीं पता कि गर्व करने वाली चीज कौन सी होती है और शर्म करने वाली कौन सी होती है, उन लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।